हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज ये वीडियो आपका पार्ट 2 है, जो कि हमने साउंड का चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 9th एनसीईआरटी का, और उसका आज ये पार्ट 2 है। तो इसको हम यहाँ कवर करेंगे। और आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने अपकमिंग एग्जाम सीटेट की, प्लस आपकी बीपीएससी की भी लेक्चर्स स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो लेक्चर्स चल रहे हैं, ये जितने भी मैं आपको सीटेट के लिए अपलोड कर रही हूँ वीडियोस, ये सारे वीडियोस बीपीएससी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सभी एग्जाम जहां पर एनसीईआरटी पूछी जाती है, तो कंटेंट तो सारा एनसीईआरटी का है। चाहे बीपीएससी वाले पढ़ो, चाहे सीटेट वाले पढ़ो, पूरा सीटेट का भी पेपर एक एक लाइन उठकर आती है एनसीईआरटी से। तो ये जो बीपीएससी वाले स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि इसकी क्लासेस स्टार्ट करिए, तो ये सब क्लासेस आप सबके लिए भी है। ये एक तरह से रिविजन क्लासेस है। आपको जो मौका मिला है वापस से दोबारा उसमें रिविजन करते रहिए, छोड़िए मत, ब्रेक मत करिए पढ़ाई को, क्योंकि जो ब्रेक कर देते हैं ना, तो दिमाग से चीजें निकल जाती हैं। और प्रॉपर आपके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है फिर से सॉल्व करवाऊंगी, जितने भी हमें अभी तक हमने करे थे, तो उसको मैं फिर से री रिवाइज करवाऊंगी। आपका रिविजन तो हो ही चुका था, तो हम फिर से री रिवाइज करेंगे। तो अभी आप फिलहाल के लिए इन सब लेक्चर्स को देखिए। बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं है, पर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि प्रॉपर एनसीईआरटी का कंटेंट मैं यहाँ पर सीटेट वालों को करवा रही हूँ। एक एक लाइन एनसीईआरटी की उठा के करा रही हूँ, तो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो ये आज का पार्ट 2 वीडियो जरूर देखिए। पार्ट 1 इससे पहले का नहीं देखा है तो जाकर देखिए, कंसेप्ट को क्लियर करिए। एम्पलीट्यूड और आपका श्रिलनेस, पिच, इन सब से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। प्लस इस वाला जो ये जो वीडियो अभी जो आपको अपलोड होगा, मतलब जो मैं करंट वीडियो बना रही हूँ, इस वीडियो में हम अभी बचा हुआ कंटेंट करेंगे, जो मेरा पार्ट 1 में नहीं अपलोड हो पाया। मैंने एक साथ अपलोड किया था, पर उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है कि 44 मिनट के बाद वो वीडियो नहीं अपलोड हो रहा है, तो उसके बाद ब्रेक हो जा रहा है। तो उसके बाद का कंटेंट आपको यहाँ पर मिल रहा है, मैं वापस से इसको अपलोड कर रही हूँ। प्लस इसमें हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व, प्लस मैंने साथ में एनसीईआरटी के जो भी एग्जाम्पल्स हैं आपके न्यूमेरिकल्स, उसको भी मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो न्यूमेरिकल्स जरूर देख लीजिएगा एक बार, एनसीईआरटी के हैं। और अब तो जो सीटेट है या कोई भी एग्जाम, न्यूमेरिकल्स बहुत पूछता है, एनसीईआरटी के ही न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे न्यूमेरिकल्स। तो इनको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐड करे हैं साउंड के, तो आप सभी को अच्छा लगेगा। जितना हमने पढ़ा है क्वेश्चन, उसी हिसाब से सारे सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपने सही दिशा में पढ़ाई करी है। ठीक है, तो चलिए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और आपका बचा हुआ कंटेंट प्लस पीवाईक्यूज प्लस एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। और वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करा करिए। आपका एक कमेंट बहुत मोटिवेट करता है, रियल में आपका एक कमेंट बहुत मोटिवेट करता है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, और जैसे ही ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, आपको इसका शाम तक पीडीएफ मिल जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, साउंड का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, उसका भी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इलेक्ट्रिसिटी का फुल एक वीडियो में आपका लेक्चर आ रहा है, एक वीडियो प्लस उसके पीवाईक्यू सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम सॉइल करेंगे। इस तरीके से हम सारी चीजों को करते हुए चलेंगे, और बिलीव करिए आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। बस आपको एक काम करना होगा, वीडियोस को देखना है, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना है, और जो आपको पीडीएफ मिले उससे पढ़ना है। ठीक है, चलिए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और वीडियो को चलिए तो अब देख लेते हैं। नेक्स्ट जो रह गया था हमारा, ये अटैच्ड वीडियो है, यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि के एकाधिक परावर्तन का उपयोग। तो कहाँ कहाँ ये हो सकता है उपयोग। जैसे सबसे पहला हो गया आपका उपयोग, आपका मेगाफोन्स या लाउड हेलर्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे ट्रम्पेट्स और शहनाइज में क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज होता है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना यूजेस याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट आपको जो स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर के पास एक आला होता है, उसमें भी किसका यूज होता है, आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज होता है। ठीक है, साथ ही साथ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, लाइट का नहीं साउंड का। फिर जनरली द सीलिंग ऑफ कॉन्सर्ट हॉल एंड सिनेमा हॉल्स आर कर्व सो दैट द साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन रीचेस ऑल कॉर्नर्स ऑफ द हॉल। आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज में कि एक कॉन्सर्ट हॉल है। तो इसमें क्या है, ये यहाँ पर कैसे इसकी रूफ कैसी बनाई गई है, कुछ इस तरीके से कर्व शेप में बनाई है। क्यों बनाई है, क्योंकि यहाँ से जो आपकी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ये यहाँ पर हिट करेगी और इनको सुनाई देगी, फिर यहाँ पर हिट करेगी, इनको सुनाई देगी, यहाँ पर हिट करेगी, इनको सुनाई देगी। तो इससे क्या हो रहा है, इक्वली साउंड क्या है, सबको सुनाई दे रही है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कहीं ज्यादा साउंड आ रही है, कहीं कम साउंड आ रही है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, ये आपका कॉन्सर्ट हॉल को पहली बात तो ये कर्व बनाते हैं, दूसरी बात यहाँ पर
साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल बनाते हैं जिससे कि रिवर्बरेशन की जो प्रॉब्लम है जो वो खत्म हो सके। और तीसरी बात है कि ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से प्रॉपरली साउंड सबको सुनाई दे, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, आपका एकाधिक परावर्तन की वजह से। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। देख लेते हैं एक बार। जनरली द सीलिंग ऑफ कॉन्सर्ट हॉल एंड सिनेमा halls are curved so that the sound after reflection reaches all corners of the hall. Some types of curved soundboard may be placed behind the stage so that the sound after reflecting from the soundboard spread evenly across the width of the hall. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका हिंदी में भी यही चीज लिखी है कि मेगाफोन और लाउड स्पीकर, हॉर्न, संगीत वाद्य यंत्र जैसे तुरहिक में और शरनाई, फिर आपका स्टेथोस्कोप में यूज होता है। फिर आमतौर पर कॉर्नर हॉल्स या कॉन्सर्ट हॉल्स या सिनेमा हॉल छतें घुमावदार बनाई जाती हैं ताकि प्रतिबिंब के बाद ध्वनि हॉल के सभी कोनों तक पहुंच सके। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देख लेते हैं। अब रेंज ऑफ हियरिंग। रेंज ऑफ हियरिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको 3 रेंजेस याद रखनी है। सबसे पहले आपको याद रखनी है ऑडिबल रेंज। ठीक है, ऑडिबल रेंज। दूसरी आपको याद रखनी है इंफ्रासोनिक, और तीसरी आपको याद रखनी है अल्ट्रासोनिक। क्लियर? तो ये ऑडिबल रेंज क्या हो जाती है आपकी 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ये क्या हो गई, ऑडिबल रेंज हो गई, जो कि ह्यूमन ईयर्स के लिए एक सही मान्य आपकी रेंज मानी गई है, जिसमें कि कान ना खराब होते हैं और प्रॉपरली सुनाई देता है। दूसरी बात अल्ट्रासोनिक हो गई आपकी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की साउंड। ठीक है, से ज्यादा की साउंड, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं और इसका उपयोग कई जगह पर करते हैं। अभी ये सारे एप्लीकेशंस हम आकर चलकर देखेंगे। इंफ्रासोनिक साउंड्स क्या हो जाती हैं, 20 हर्ट्ज से कम की साउंड। इसीलिए जितने भी आपने देखे होंगे जानवर जो है, जितने भी जानवर हो गए, ये कोई भी आपदा, कोई भी अनहोनी होने वाली होती है तो उससे पहले ही इनको पता लग जाता है, क्योंकि इनकी हियरिंग रेंज बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम हर्ट्ज पे, बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी पे इनको सुनाई देता है। ठीक है, तो ये जानवरों में जनरली ये देखा जाता है, पक्षी हो गए, जानवर हो गए, इनमें ये देखी जाती है इस तरह की साउंड्स की रेंज। ठीक, चलिए आइए देख लेते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर दिया हुआ है एक हियरिंग एड, तो हियरिंग एड को भी देख लेते हैं। इसमें कैसे होता है, हियरिंग एड में एक तरह से कुछ एक माइक्रोफोन लगा होता है, जो माइक्रोफोन कन्वर्ट करता है साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, और ये हियरिंग एड किनको लगा होता है, सबको पता है कि ये जिनको सुनाई प्रॉपर्ली नहीं देता है उनके लिए ये एड का इस्तेमाल होता है। और इससे क्या होता है, एम्पलीफाई हो जाती है साउंड की वेव्स, जो एम्पलीफायर की तरह एक्ट करता है, और उनके कान में स्पीकर एक तरह से दिया होता है, और जिसमें कि ये क्या है, एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट करके क्लियर एक तरह से हियरिंग एड का काम करती है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इस माइक्रोफोन का इस्तेमाल होता है जिसमें साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि फर्दर एम्पलीफाई करते हैं स्पीकर्स, और ये फिर प्रॉपर्ली सुनाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, जो कि अभी हमने देखा कि अल्ट्रासाउंड्स आपकी क्या हो गई, हायर फ्रीक्वेंसी होती है, किससे, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के साउंड्स को अल्ट्रासोनिक साउंड्स या अल्ट्रासाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अब बात कर लेते हैं अल्ट्रासाउंड्स आर हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स। अल्ट्रासाउंड्स आर एबल टू ट्रेवल अलोंग द वेल डिफाइंड पाथ इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टिकल। कहीं पे कोई ऑब्स्टिकल है, जैसे ये इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है किसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के क्रैक को डिटेक्ट करने में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में कहीं कहीं सफाई करने में, तो इन सब का इस्तेमाल होता है जहां पर एक मानव नहीं पहुंच पा रहा, जहां पर आप कोई एक ऑब्स्टिकल है, आप वहां नहीं पहुंच सकते, प्लस कुछ ऐसे क्रैक्स पड़ गए हैं जो कि इंटरनल क्रैक्स है, ऐसे नहीं दिख रहे हैं, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पहला देख लेते हैं। अल्ट्रासाउंड्स इज जनरली यूज्ड टू क्लीन द पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेसेस, फॉर एग्जांपल स्पाइरल ट्यूब, ऑड शेप पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एक्सेट्रा। ठीक, अल्ट्रासाउंड का उपयोग आमतौर पर दुर्गम स्थानों में स्थित भागों को साफ करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए सर्पिल ट्यूब बोल रही हूँ, स्पाइरल ट्यूब या विषम आकार के
हिस्से, इलेक्ट्रॉनिक घटक इत्यादि। ठीक है, इजी था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अल्ट्रासाउंड और कहाँ कहाँ इस उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट क्रैक्स अगर कहीं पड़ गए हैं, मेटल ब्लॉक्स में फ्लॉज है, कुछ दिक्कत है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, ब्रिजेस है, मशीन्स है, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपका वेरियस पार्ट्स ऑफ हार्ट में इसका यूज किया जाता है, जिससे कि डिफरेंट डिफरेंट चित्र जो है वो हार्ट के हृदय के वो निकाल कर लाता है। साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड के एज अ स्कैनर भी यूज होता है, जो कि इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में जहां पर इंटरनली कोई दिक्कत है, कोई ट्यूमर है, कुछ है, तो वहां पर भी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, यही सब चीजें हिंदी में भी लिखी हुई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सोनार। तो सोनार क्या होता है? सोनार है आपका साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका ये फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार क्या है? एक तरह से अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करता है। सोनार इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये शिप में जनरली यूज होता है। यहाँ से क्या होता है आप देख सकते हैं, ये ट्रांसमीटर है जो कि ट्रांसमिट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और इसको मान लो इस एरिया को डिटेक्ट करना है, तो यहाँ से ये वेव को भेजेगा, और वेव जैसे ही हिट करेगी यहाँ पर, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और ये वापस से क्या है, रिसीवर इसको रिसीव करता हुआ लेकर चला आएगा। कौन सी वेव यहाँ पर यूज हो रही है? अल्ट्रासोनिक वेव यूज हो रही है। इसका काम क्या होता है सोनार का? ये डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को मेजर करता है। किस डिस्टेंस पे कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है, किस दिशा में है, किस स्पीड से वो अंडर वाटर वो काम कर रहा है, किस स्पीड से जा रहा है इधर उधर, वो सब चीज डिटेक्ट करता है। इसमें ट्रांसमीटर लगे होते हैं, डिटेक्टर लगे होते हैं। ट्रांसमीटर करते हैं ट्रांसमिट अल्ट्रासोनिक वेव्स को, जो कि ट्रैवल करती है वाटर में, और जब भी किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करती है, यहाँ पर हिट किया इसने इस पोर्शन में, और वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है, और डिटेक्टर इसको, रिसीवर इसको डिटेक्ट कर लेता है, या रिसीवर इसको रिसीव कर लेता है। ठीक है, अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो जाता है क्या, कि आपको ये जो टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर आपको 2D लेना है। वैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे स्पीड की जगह v लिखा है, तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका v इंटू t। पर इस केस में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आपको 2D लेनी है, इस बात को आपको याद रखना है। इको के केस में डिस्टेंस को आधी करना है। इको के केस के जब भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, भी हम जब देखेंगे न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के मैंने ऐड करे हैं, तो इको के केस में डिस्टेंस को आपको आधा करना रहेगा। पर आपको अगर आप सोनार के नेविगेशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपको डिस्टेंस को इनटू करना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स को आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्यों यहाँ पे 2 करा गया, यहाँ से एक बार वेव गई तो एक डिस्टेंस ये, वापस आई तो एक डिस्टेंस ये, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2D हो जाएगा। ठीक है, चलिए। The detector converts the ultrasonic waves into electrical signal, which are then interpreted. Easy था। चलिए, सोनार एक उपकरण है जो पानी के नीचे की वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। सौर में ट्रांसमीटर और एक डिटेक्टर होता है। सॉरी, ये सोनार का सौर नहीं है बेटा, ये सोनार है। ट्रांसमीटर अल्ट्रासोनिक तरंगों का उत्पादन और संचार करता है। ये तरंगे पानी के माध्यम से यात्रा करती हैं और समुद्र तल पर वस्तु के टकराने के बाद वापस परावर्तित हो जाती हैं। ठीक है, और डिटेक्टर इसके द्वारा महसूस किया जाता है, डिटेक्टर इनको महसूस कर लेता है। ठीक है, इजी था ये। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। थोड़ा थोड़ा ना वो मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग, गूगल टाइपिंग की, तो उसको थोड़ा इग्नोर कर दिया करिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बैट्स एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब ये जो चमगादड़ होते हैं, ये भी किसका इस्तेमाल करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इनको क्या है, रात में क्या करते हैं, रात में ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को क्या है, ये डिटेक्ट करते हैं। बैट सर्च आउट प्रे एंड फ्लाई इन डार्क नाइट बाय मीटिंग एंड डिटेक्टिंग द रिफ्लेक्शंस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को, जो रिफ्लेक्शन है, मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से वेव्स निकली और ये हिट करके वापस इन तक आ जाती है, तो यहाँ से ये, यहीं से जो चमगादड़ होते हैं ये वापस उड़ के इधर आ जाते हैं। तो ये क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं रात के समय। ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं हम PYQ सॉल्व, जिससे कि अब हम ये समझ सकें कि हमने जितना किया हमको समझ में भी आया कि सिर्फ हवा में उड़ गया। तो सबसे पहला PYQ है आपका, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथन को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। आपको क्या दिया हुआ है? सबसे पहला असर्शन, दावा क्या है? सर्दी के ठंडे दिन की तुलना में गर्म के गर्मी दिनों में ध्वनि की गति अधिक होती है। द स्पीड ऑफ अ साउंड इज मोर इन हॉट समर डे देन इन कोल्ड विंटर डे। तो ये तो हमने सही बात पढ़ी थी कि स्पीड क्या है, ज्यादा होती है कब? आपकी हॉट समर डे में हमेशा, और कोल्ड विंटर डे से। अब ये कैसे था रीजन? जैसे मान लो आपका हॉट समर डे है, हॉट समर डे है, तो इसके पार्टिकल्स जो होंगे या मॉलिक्यूल्स जो होंगे एयर के, वो क्या हो जाएंगे, वो दूर दूर होंगे।
ठीक है, दूर दूर होंगे तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स दूर दूर है तो ये क्या होगा, इनमें पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब पार्टिकल्स में मूवमेंट ज्यादा है। मूवमेंट ज्यादा है तो इसका मतलब पार्टिकल्स में वाइब्रेशन ज्यादा है, कंपन ज्यादा है। कंपन जब ज्यादा होगा तो हमको ध्वनि भी क्या सुनाई देगी, ध्वनि भी हमको ज्यादा सुनाई देगी। ठीक है, तो यही इसका रीजन हो जाएगा कि हॉट जब एयर है तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या है, दूर दूर है और हाईली मतलब इधर से उधर भाग रहे हैं, उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, मूवमेंट ज्यादा है, वाइब्रेशन ज्यादा है, इसके कारण तो ध्वनि क्या है, ज्यादा सुनाई देगी एज कम्पेयर टू कोल्ड विंटर डे। इसी हिसाब से इसका रीजन जो दिया हुआ है, द डेंसिटी ऑफ हॉट एयर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ कोल्ड एयर। बात भी सही है कि जब हॉट एयर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर है तो उसके बीच का जो घनत्व हो जाएगा वो कम हो जाएगा, और उस एज कम्पेयर टू जो ठंडी हवा में जो घनत्व होगा, ठंडी हवा में घनत्व ज्यादा होगा, हॉट एयर में घनत्व कम होगा। ठीक है, तो घनत्व कम होने की वजह से वही सारी चीजें, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा, वाइब्रेशन ज्यादा होगा, ध्वनि ज्यादा सुनाई देगी। तो इसके हिसाब से आपका देख लेते हैं कहाँ पे ए और आर दोनों सही है। ए एंड आर आर बोथ करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही उत्तर है, क्योंकि आर इज नॉट वाला तो वैसे ही गलत हो जाएगा, आर रॉन्ग है वैसे भी गलत है, ए रॉन्ग वैसे भी गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपका असर्शन एंड रीजनिंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए बहुत अच्छे से समझना है, और ये तब आप कर पाएंगे जब आपकी समझ डेवलप हो चुकी होगी। ठीक है, एन एम्प्टी वेसल प्रोड्यूसेस लाउडर साउंड देन अ वेसल फिल्ड विथ लिक्विड व्हेन स्ट्राइक्ड विद अ हैमर। ठीक है, रीजन क्या दिया, द डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड कंटेंट इन द वेसल। चलिए, तो आपका असर्शन क्या दिया है, एन एम्प्टी वेसल प्रोड्यूसेस लाउडर साउंड देन अ वेसल फिल्ड विथ लिक्विड व्हेन स्ट्राइक्ड विद अ हैमर। तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि एम्प्टी वेसल है, इसका मतलब क्या है, उसमें एयर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, दूर दूर है। ठीक है, दूर दूर है एयर के मॉलिक्यूल्स तो उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, वाइब्रेशन ज्यादा है। वाइब्रेशन ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, उसके मॉलिक्यूल्स में जब वाइब्रेशन ज्यादा होगा तो आपको साउंड ज्यादा सुनाई देगी। इसी जगह पे अगर आपका लिक्विड है जिसमें कि सॉरी एक वेसल है जिसमें कि लिक्विड भरा हुआ है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम है मतलब वाइब्रेशन सॉरी आपका जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का वो कम है, मतलब वाइब्रेशन कम हो रहा है। तो वाइब्रेशन कम हो रहा है इसका मतलब कि साउंड क्या है, कम प्रोड्यूस हो रही है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि डेंसिटी अगर ज्यादा है, सॉरी डेंसिटी अगर कम है, ठीक है कम है, पहले केस में क्या है, डेंसिटी कम है। कौन से वेसल में, एम्प्टी वेसल की मैं बात कर रही हूँ जिसमें डेंसिटी कम है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स जब डेंसिटी कम है पार्टिकल्स ऊपर तक जा रहे हैं। ठीक है, ऊपर तक जा रहे हैं। जब पार्टिकल्स ऊपर तक जा रहे हैं इसका मतलब कि अगर मैं एक ये बनाऊं, ग्राफ बनाऊं, तो पार्टिकल्स क्या है, ऊपर तक जा रहे हैं और नीचे आ रहे हैं फिर ऊपर जा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इनका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया। जब एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो मैंने क्या बताया था आपको पिछली वीडियो में कि लाउडनेस डिपेंडेंट होती है किस पे, लाउडनेस प्रोपोर्शनैलिटी होती है एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो इसका मतलब लाउडनेस ज्यादा होगी। तो ये किस पे निर्भर हो रहा है, डेंसिटी पे। डेंसिटी के कम होने पर तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट असर्शन पहला ठीक है। और दूसरी बात जो रीजन दिया हुआ है, द डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो ये भी रीजन आपका ठीक है। तो इसके हिसाब से हमको ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें ए और आर दोनों ठीक है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। तो आइए देख लेते हैं कुछ में है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका में भी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर है। चलिए, आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिफोर प्लेइंग अ सितारिस्ट ऑलवेज एडजस्ट द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द सितार एंड ट्राइज टू प्लग इट सुटेबली। सितार बजाने से पहले एक जो सितार कारक होता है बजाने वाला, वो हमेशा सितार के स्प्रिंग को के तनाव को समायोजित करता है, उसके उपयुक्त रूप में खींचने का प्रयास करना। ऐसा करके वो क्या करना चाहता है, तो क्या वो लाउडनेस बढ़ाना चाहता है, तो नहीं, लाउडनेस तो नहीं बढ़ाएगा वो। ठीक है, फिर क्या करेगा वो, एम्पलीट्यूड बढ़ाना चाहता है, तो देखो इंटेंसिटी भी नहीं बढ़ाना चाह रहा है, पर वो क्या बढ़ाना चाह रहा है, पिच, क्योंकि पिच जो है वो डिपेंड होती है। पिच का क्या मतलब है, एक बारीकीपन, बारीकपन।
ठीक है, तो ये बारीकपन है। तो सितार की आवाज आपको कैसे सुनाई देती है? बहुत अच्छी सी, बहुत प्लेजेंट वॉइस होती है, बहुत प्लेजेंट साउंड होती है। तो ये प्लेजेंट साउंड कैसे निकलती है? जब पिच की बात करी जाए। और पिच किस पे निर्भर करती है? पिच निर्भर करती है किस पे? फ्रीक्वेंसी पे, आवृत्ति पे। ठीक है, तो ये किसको एडजस्ट करता है? उसके पिच को एडजस्ट करता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन। जब किसी मेज पर जोर से प्रहार किया जाता है तो हमें अधिक तेज ध्वनि सुनाई देती है, बजाय इसके कि जब हम मेज को धीरे से प्रहार करें। तो सही बात है, जब आप बहुत तेज से हार्ड से हिट करेंगे तो क्या होगा? आवाज बहुत तेज सुनाई देगी। तो ये बात तो ठीक है, बिल्कुल ठीक कही गई है। फिर इसके रीजन दो दिए, देखते हैं कौन सा रीजन सही है। पहला रीजन क्या है? लाउड साउंड कैन ट्रेवल डिस्टेंस एज इट इज एसोसिएटेड विद हायर एनर्जी। लाउड साउंड बहुत दूर तक ट्रैवल करती है क्योंकि वो बहुत उच्च एनर्जी के पे निर्भर करती है। ठीक है, लाउड साउंड हैज मोर फ्रीक्वेंसी। तो देखो, जो लाउड साउंड और फ्रीक्वेंसी की बात कर दी गई तो यहीं पे ऑप्शन गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि लाउडनेस की जब भी प्रबलता की बात होगी तो लाउडनेस हमेशा किस पे निर्भर करेगा? आयाम पे, एम्पलीट्यूड पे निर्भर करेगा। इसी वजह आपका पिच या श्रिलनेस जो है वो आवृत्ति पे निर्भर करती है, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन रीजन 2 तो वैसे ही गलत हो गया। तो आपका ए जो है करेक्ट है। देख सकते हैं किसमें है? R1 एंड R2 आर करेक्ट नहीं, R1 एंड R2 नहीं करेक्ट है, ये गलत हो जाएगा फर्स्ट वाला। R2 तो वैसे ही आपको गलत हो गया। ठीक है, बोथ R1 एंड R2 आर करेक्ट एंड R1 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो रीजन ये इसमें भी क्या है? ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि R1 R2 करेक्ट बोल रहा है। R1 इज करेक्ट, ओनली R1 इज ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा कि R1 सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए को दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीज एंड इट्स एम्पलीट्यूड इंक्रीज। देखो क्या क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी क्या कर दिया हमने? आवृत्ति को क्या कर दिया? फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया? कम कर दिया। और एम्पलीट्यूड, आयाम को क्या कर दिया? एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया। तो इससे क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी कम हुई, इसका मतलब कि हमें क्वेश्चन आंसर में ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें कि पिच क्या हो रही होगी? पिच क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी, या फिर इसकी जगह दिया होगा श्रिलनेस। तो ये दोनों में से कम हो रहा होगा, वो देखना है। एम्पलीट्यूड बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? लाउडनेस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें ये चीज हो। बोथ पिच एंड लाउडनेस डिक्रीज, बोथ तो होगा नहीं, बोथ तो होगा नहीं। पिच इंक्रीज होगी नहीं, पिच डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जिसमें पिच डिक्रीज हो रही है और लाउडनेस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इजी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे ना किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह से आपको प्रिपेयर भी करना है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से अल्ट्रासाउंड इज इनऑडिबल टू ह्यूमंस। तो सही बात है, ये इनऑडिबल होती है। ठीक है, द ह्यूमन ईयर हैज अ रेंज ऑफ हियरिंग बिटवीन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अल्ट्रासाउंड क्या इनऑडिबल होती हैं, क्योंकि वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बोला गया है अल्ट्रासाउंड मनुष्य के लिए अश्रव्य है। क्यों? क्योंकि मानव कान को सुनने की सीमा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ही होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिसमें कि ए एंड आर आर ट्रू है, बात सही है, और आर जो है सही एक्सप्लेनेशन है कि वो इनऑडिबल क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। साउंड ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? यही आपका आंसर है कि साउंड जो कभी भी ट्रैवल नहीं करती है किसमें? वैक्यूम में साउंड कभी ट्रैवल नहीं करती है। साउंड इन अ फ्लूट प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। तो सही बात है कि जो आपकी फ्लूट है इसमें क्या होते हैं? एयर कॉलम्स ये आपके छेद होते हैं, इसी से क्या है? साउंड प्रोड्यूस होती है इसी एयर कॉलम पे ट्रैवल करके। और ऑल वाइब्रेटरी मोशंस आर ऑसिलेशंस, ये हमने करा भी था। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियोस का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, तब जाकर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना मुश्किल है। हायर द फ्रीक्वेंसी हायर इज द पिच। तो सही बात है, पिच किस पे निर्भर करती है? हमेशा आवृत्ति पे निर्भर करती है, फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करती है। ठीक है, तो ये किस पे निर्भर कर रही है? फ्रीक्वेंसी। और लाउडनेस एम्पलीट्यूड आयाम पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आगे आपका एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है? ये सब सारे पिछले साल के ही क्वेश्चन है कि कंपन का आयाम जितना अधिक होगा उतनी ही ध्वनि उच्च होगी, कंपन की आवृत्ति जितनी ऊंची होगी तारत्व भी उतना ही ऊंचा होगा। ठीक है, देख लेते हैं हम। लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन लाउडर इज द साउंड। तो एम्पलीट्यूड किस पर निर्भर करता है? लाउडनेस
और एम्पलीट्यूड एक साथ होते हैं, ठीक है। हायर द फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी उसका तारत्व भी उतना ही ऊंचा होगा, मतलब उसकी पिच भी उतनी ही ऊंची होगी। तो फ्रीक्वेंसी आपकी लाउडनेस हो गई और ये आपकी श्रिलनेस या पिच हो गई किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन एंड लाउडर इज द साउंड। और पर देखो ये आपका जो एसोसिएशन 1 दिया है, जो आपका अभिकथन पहला दिया हुआ है, लार्जर द एम्पलीट्यूड लाउडर द साउंड, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा आपका हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द वाइब पिच, ये भी ठीक है। पर अगर यहाँ पर रीजन की जगह दोनों एसर्शन 2 लिखा होता तो ये दोनों चीजें ठीक होती। पर यहाँ पर क्या दिया है कि ये क्या है, आपका पहला एसर्शन है और दूसरा उसका रीजन है। तो ये इसका रीजन नहीं है, ये खुद में खुद एक, अगर ये स्टेटमेंट 1 है तो ये स्टेटमेंट 2 है, तो ये स्टेटमेंट है एक तरह से, ये कोई इसका रीजन नहीं है। तो इसमें क्या आप देख सकते हैं ऐसा क्वेश्चन कि बोथ assertion and reason are correct and reason is the correct, नहीं ये फर्स्ट तो नहीं होगा। both assertion and reason are correct and reason is not the correct explanation of ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बात तो दोनों ठीक कही गई है पर उसका रीजन नहीं है, वो एक स्टेटमेंट अलग से है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका रिसेंट वाले 21 जनवरी वाले पेपर का क्वेश्चन है। Sound is produced by vibration of different musical instruments having specific vibrating parts. In X, the sound is produced by stretching rings. अब देखो स्ट्रेच किस में कर सकते हैं, रिंग, ढोलक में तो स्ट्रेच नहीं करोगे, ठीक है। तो किस में कर सकते हैं, देखते हैं, सितार गिटार देखते हैं, ठीक है। स्ट्रेच वाली बात हो रही है। फिर नेक्स्ट बात हो रही है इन वाई इट इज स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन किस में स्ट्रेच हो सकती है, तबला में, ठीक है। हारमोनियम में तो मेम्ब्रेन नहीं होगी, ठीक है। एकतारा में भी मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और जेड क्या है, जेड वाइब्रेटिंग पार्ट प्रोड्यूसेस टू एयर कॉलम चेन्नई। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन आया था इस बार, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग साउंड एंड लाइट। साउंड और लाइट, ध्वनि और प्रकाश के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। देख लेते हैं क्या सत्य है भाई। वाइब्रेशन आर नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन आवश्यक है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि ध्वनि तभी प्रोड्यूस होगी जबकि कंपन होगा। साउंड ट्रेवल स्लोअर देन लाइट, ये बात भी सही है कि साउंड जो है वो स्लो ट्रैवल करती है किससे, लाइट की अपेक्षा में। बोथ लाइट एंड साउंड रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन, ये बात गलत है कि साउंड को तो मीडियम की आवश्यकता होती है, प्रकाश और ध्वनि दोनों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है। ये गलत है क्योंकि आपकी ध्वनि को तो माध्यम की आवश्यकता है पर प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो इसके हिसाब से ए एंड बी आपको ट्रू देखना है, तो ए एंड बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट साउंड। अब साउंड के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू ऑल मीडिया, ये बात सत्य है कि साउंड आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ट्रैवल कर सकता है पर वैक्यूम आपका निर्वात में ट्रैवल नहीं कर सकता, ठीक है। साउंड इज प्रोड्यूस बाय फ्यू वाइब्रेटिंग बॉडीज, यहीं पे गलत हो गया, फ्यू नहीं है ऑल। साउंड तभी प्रोड्यूस होगा जब वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा। कुछ कंपन करती विशिष्ट वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न होती है, ये बात गलत हो जाएगी। ध्वनि सभी माध्यमों से संचरित होती है, बात सत्य है। फिर हायर द एम्पलीट्यूड द लाउडर इज द साउंड, ये हम लोग बार बार देख रहे हैं, बात सही है। हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन श्रिलनेस द साउंड, मतलब हायर हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सी डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आपको सही देखना था चैन की, जरूर देख लीजिएगा बाद प्लॉट के क्वेश्चन पे कि इनकरेक्ट पूछा है कि करेक्ट पूछा है। कई लोगों के इसलिए क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। तो आपसे करेक्ट पूछा है तो ए सी डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ न्यूमेरिकल्स है। अब यहाँ तक हमारे पीवाईक्यूज थे, अब कुछ न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक, इसको जरूर देख लीजिएगा एक बार। और ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, ईजी से है। चलिए आइए देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। और इसकी मैं पीपीटी आपको दे दूंगी अभी, ये जैसे ही अपलोड हो जाएगा ना शाम तक मैं आपको इसकी पीपीटी भी दे दूंगी टेलीग्राम पे, तो वहां पे ज्वाइन हो जाइएगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताया करिए। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपके एक कमेंट ही तो मांग रही हूँ, एक लाइक ही तो मांग रही हूँ। प्लीज इतना तो बनता है ना, प्लीज कमेंट और लाइक, प्लीज कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम सी बेड। एक शिप बना लेते हैं जल्दी से। और इसने क्या किया, एक अल्ट्रासाउंड को यहाँ से क्या किया, यहाँ से सेंड किया, ठीक है, फ्रॉम सीबेड यहाँ पर सेंड किया। एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड। और डिटेक्टर ने क्या कर लिया, इस साउंड को डिटेक्ट कर लिया, जिसमें टाइम क्या दिया के रखा है, टाइम देखे रखा है आपको 3.42 सेकेंड, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू द सी वाटर इज, और स्पीड कितनी दे के रखी है, स्पीड दे के दे रखी है 1531 मीटर
पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड। अब डिस्टेंस पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, हमने देखा था इसमें डिस्टेंस नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है उसमें 2 लगा देते हैं, क्योंकि डिस्टेंस एक बार यहाँ से, इसको मैं अलग से पेन से दिखाती हूँ आपको, एक बार यहाँ गई और फिर वापस गई, तो एक डिस्टेंस ये हो गई, एक डिस्टेंस ये हो गई, तो ये 2d हो जाती है। तो यहाँ पे 2d हो जाएगा इज इक्वल्स टू आपका स्पीड इंटू में टाइम। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस ये याद रखना है कि यहाँ पे 2d लगाना है, तभी आपका आंसर ठीक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आपका 2d बराबर हो जाएगा किसके, 1531 इंटू 3.42। ठीक है, तो ये है, उसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5236, सॉल्व करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। फिर डी क्या हो जाएगा आपको, अब डी क्या हो जाएगा, 5236 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 2618 मीटर। ठीक है, तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था, पर एनसीईआरटी का है तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, 2D वाला लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन क्लैप्स हिज हैंड नियर अ क्लिफ। एक क्लिफ है कोई, यहाँ पर क्या किया, एक आदमी ने अपने हाथ को की क्लैपिंग करी। ठीक है, एंड हर्ड इको आफ्टर 2 सेकेंड, और उसको इको सुनाई दी उसकी 2 सेकेंड के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट होता है, जो डिस्टेंस होता है यहाँ पर डिस्टेंस का d/2 कर देते हैं। अभी तक हमने डिस्टेंस का 2d किया था, पर इको वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस को d/2 कर देंगे। चलिए आइए देख लेते हैं क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर। चलिए, तो क्या क्या देखो, क्या क्या चीजें दी हुई है यहाँ पर। डिस्टेंस देके रख, देखो साउंड स्पीड क्या देके रखी है साउंड की, v हो जाएगा 346 मीटर पर सेकेंड। साथ ही साथ टाइम कितना है, उसको इको कितनी देर बाद सुनाई थी, 2 सेकेंड के बाद, तो टाइम इंटरवल क्या देके रखा है, 2 सेकेंड देके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू में टाइम, वही फॉर्मूला है डिस्टेंस का हमारा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 346 इंटू में 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 692 मीटर। अब जैसे ही ये 692 मीटर आया, तो आप क्या करेंगे, हमारी डिस्टेंस आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, 692 मीटर। पर क्या है, इको वाला केस है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d/2, इसका मतलब 692 डिवाइडेड बाय 2 मीटर्स। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 346 मीटर। ठीक है, तो ये बात याद रखना है कि यहाँ पर d/2 करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी दे के रखी है, आवृत्ति कितनी दे के रखी है, 2 किलो हर्ट्ज। जैसे 2 किलो हर्ट्ज दे के रखेंगे, हम इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हो जाएगा 2 इंटू 1000 हर्ट्ज। एक हर्ट्ज में, 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 1000 हर्ट्ज। ओके, अब क्या देके रखा, साथ वेवलेंथ देके रखी है, तो लैम्डा वेवलेंथ क्या हो जाती है, डिस्टेंस हो जाती है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, वेवलेंथ क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई, जो कि आपकी 35 सेंटीमीटर दी है। इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर में, तो 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसलिए 35 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 0.35 मीटर। लैम्डा की वैल्यू हो गई। टाइम इंटरवल हमको कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस देके रखा है कितना आपको, 1.5 किलोमीटर्स। ठीक है, चलिए अभी सबसे पहले देखेंगे क्या, एक रिलेशन मैंने आपको बोला था, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगवाया था, आपको याद होगा किसका, स्पीड का और वेवलेंथ का। ठीक है, तरंग दैर्ध्य का और आवृत्ति का, फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो ये क्या रिलेशन था, स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। ये आपको अगर नहीं याद है फिर से याद कर लीजिए, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी आपका स्पीड होता है। ठीक है, चलिए लगा देते हैं फॉर्मूले में, तो आपका स्पीड है v, वेवलेंथ है लैम्डा, और इंटू म्यू फ्रीक्वेंसी। v आपको निकालना है, लैम्डा आपको दिया है 0.35 मीटर्स, और आपको ये 2000 क्या देके रखी है, फ्रीक्वेंसी देके रखी है, तो v क्या हो जाएगा, 700 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका आ गया v। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्या पूछा है, टाइम पूछा है, तो डायरेक्टली क्या कर देंगे, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में v। ठीक है, v मतलब स्पीड, टाइम क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ये फॉर्मूला में यहाँ पर पुट करेंगे, जल्दी से पुट कर देते हैं इसको, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1.5 इंटू 1000 मीटर्स, क्योंकि डिस्टेंस आपकी 1.5 किलोमीटर है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के 1.5 इंटू 1000 मीटर से करेंगे ना, तो 1000 मीटर अपॉन में 700 मीटर पर सेकेंड। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, सॉल्व करके देख लेना, 2.1 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। तो यही आपका
उत्तर है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे और यही हमारी लास्ट स्लाइड थी। और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए। थैंक यू।